नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। G20 सम्मेलन का कार्यक्रम तय करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन, बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक सहित प्रमुख दलों के नेताओं ने लिया हिस्सा। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गौरव की बात और इसे लेकर सभी प्रतिनिधियों ने एक सुर में भारत के बढ़ते कद की तारीफ की। एक वर्ष तक G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की योजना हर बैठक में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को कार्यक्रम देने की है, जिसका मूल मंत्र है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल चुका है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। G20 शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में अगले साल 9 और 10 सितंबर को होगा। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु संबंधी गतिविधियों जैसे मुद्दों को उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश की है और ये पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाते हुए एक अनूठा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के प्रति वैश्विक जिज्ञासा और आकर्षण है, जो भारत की G20 अध्यक्षता की क्षमता को और बढ़ाता है। प्रधानमंत्री ने टीम वर्क के काम पर और उसके महत्व पर जोर दिया और कहा कि विभिन्न G20 आयोजनों में सभी नेताओं से सहयोग की उम्मीद। प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने और उन स्थानों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की क्षमता पर ध्यान दिया जहां G20 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उदयपुर में जारी G20 के शेरपाओं की बैठक के आज तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कल दूसरे दिन डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि इस साल G20 की बैठक नवाचार को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगी। अमिताभ कांत ने कहा कि भारत की प्राथमिकताओं में G20 भागीदारों की ही नहीं बल्कि विश्व के गरीब देशों की वो आकांक्षाएं भी परिलक्षित होंगी जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। प्रधानमंत्री ने उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि अमिताभ कांत ने ये माना है कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला के बनाने पर जोर देगा। G20 प्रतिनिधियों के उदयपुर में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंग भी देखने को मिला। यहाँ विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक भारतीय जैकेट और पगड़ी में राजस्थान की संस्कृति का अनुभव लिया। अधिकांश एग्जिट पोल्स में गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत की भविष्यवाणी की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना। विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में भाजपा को 117 से 151 के बीच सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 30 से 51 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 से 21 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 24 से 42 और कांग्रेस को 24 से 40 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया। आम आदमी पार्टी को 2.5 से कम सीटें मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। कल यानी बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सदन का कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने, सत्र के दौरान विधायी कार्यों सहित इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं से सहयोग की अपेक्षा की। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू होगा, ये 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आई जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने सोमवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ।
बाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच प्रगाढ़ संबंधों का लंबा इतिहास है और दोनों देशों के बीच 2 दशक से भी पुरानी रणनीतिक साझेदारी भी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा के अलावा भारत की G20 अध्यक्षता, यूक्रेन में जारी संघर्ष, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया जैसे जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत और जर्मनी के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी से जुड़े एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी के विदेश मंत्री ने खुशी जताई कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु संकट से निपटने पर विशेष फोकस। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। जर्मनी के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से आने वाले समय से दोनों देशों के बीच आर्थिक समेत तमाम क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद। भारत और मध्य एशिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों या समकक्षों की पहली बैठक आज दिल्ली में आयोजित हो रही है। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति के चलते उपजी सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद से मुकाबले की संयुक्त रणनीति के साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। बैठक का आयोजन इस साल जनवरी में हुए पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा और राष्ट्रीय प्रमुखों द्वारा मिले दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रहा है। भारत की मेजबानी में हो रही बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में तय मुद्दों का ब्यौरा भी जारी किया जाएगा। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस या फिर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने वंचितों, महिलाओं और श्रमिकों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को नमन किया। अपने ट्वीट में ओम बिरला ने कहा कि संविधान शिल्पी, महान विधिवेता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लाइसेंस के आवेदन के समय डुप्लीकेशन को रोकने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम मदद करेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे प्रक्रिया में तेजी बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि आज 27 केंद्रीय विभाग और 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़े हैं। नई दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा नियंत्रण के प्रशिक्षण के अलावा बुनियादी सुविधा को भी बढ़ा रही है। अजय मिश्र ने कहा कि चाहे कोविड प्रबंधन की बात हो या फिर प्राकृतिक आपदा की, भारत ने बेहतर तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए इस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की और कम से कम क्षति हो ये सुनिश्चित किया। दिल्ली सरकार ने 9 दिसंबर तक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध श्रेणीबद्ध कार्य योजना के स्टेज 3 के अंतर्गत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया। आपात सेवा और सरकारी चुनाव कार्यों के लिए लगाए गए वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। आदेश में कहा गया कि अगर ऐसी कोई वाहन चलते हुए पाए गए तो 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की बैठक में आयोजन किया गया, जिसमें कृषि निवेश पोर्टल बनाए जाने का शुभारंभ किया गया। कृषि मंत्री ने टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर तोमर ने कहा कि रासायनिक खेती और अन्य कारणों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षरण हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्व सूचना निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। भारत में तस्करी, स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 को भी जारी किया गया। डिस्कॉम्स की सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में महत्वपूर्ण कमी दर्ज हुई है। ये हानियां जो वित्त वर्ष 2021 में 22% थी, अब घटकर 2022 में 17%। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो की टीम को सबसे लंबे डबल डेकर सेतु का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश में उपदेलागंज में इटारसी के बीच NHDP चरण 3 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 69 के खंड का निर्माण और उन्नयन किया गया।
टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 22 फरवरी से 24 फरवरी के दौरान 2023 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन 5 से 7 दिसंबर 2022 के दौरान आयोजित किया जा रहा है। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने 12 विमान लीज पर लिए हैं। इनमें से A320 नियो और बोइंग 777 दोनों विमान शामिल। इन विमानों को एयरलाइन के बेड़े में 2023 की पहली छमाही में शामिल किए जाने की उम्मीद है। आरबीआई की एमपीसी की बैठक सोमवार से शुरू हुई। अनुमान जताया जा रहा है कि एमपीसी महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में कर सकती है बढ़ोतरी। डिजिटल व्यवस्था पर जोर देने के साथ देश में डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। इस साल जुलाई सितंबर तिमाही में 38,320 अरब रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शीर्ष 5 राज्य हैं जहां सबसे अधिक डिजिटल लेन देन हुए। सूची में बेंगलुरु सबसे ऊपर। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कराधान कानून में पूर्व नियमितता को बनाए रखना बेहद अहम। वक्त छोटे से ब्रेक का। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से भारतीय मोटे अनाज के लिए नए बाजारों की तलाश करने का आह्वान किया। भारत की ओर से श्रीलंका को डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। फिनटेक प्लेटफॉर्म रेजरपे ने व्यापारियों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर क्रेडिट कार्ड लेन देन स्वीकार करने में सक्षम बनाने के लिए एक इंडस्ट्री फर्स्ट कदम की घोषणा की। गूगल ने टीवी के लिए एंड्रॉइड टीवी ओएस का नवीनतम संस्करण एंड्रॉइड 13 जारी किया। एप्पल के इन डेवलपमेंट मिक्स रियलिटी हेडसेट को सॉफ्टवेयर मुद्दों के कारण इसको लॉन्च करने की शुरुआत 2023 तक इस वर्ष को बढ़ाया जा सकता है। भारत से एप्पल के स्मार्टफोन का निर्यात चालू वित्त वर्ष के अंत तक सैमसंग में आगे निकल सकता है। भारतीय एयरटेल और मेटा ने भारत के डिजिटल परिस्थिति से जुड़े तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए अपने सहयोग की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट ने मुद्रा में उतार चढ़ाव के कारण भारत में अपने सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए 11% तक की भारी कीमत वृद्धि की घोषणा की है। कोलंबिया में भूस्खलन की वजह से 33 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोगों को बचा लिया गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटना हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन ने दक्षिण मध्य रूस में रियाजान और सिराटो में 2 हवाई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 3 सैनिकों की मौत हो गई और 4 घायल। रूस के तेल पर बाध्यकारी मूल्य लागू होने के दिन ही रूसी सेना ने यूक्रेन में मिसाइलों की बौछार कर दी। ताजा हमलों में 2 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल।
ओडिशा में हमले के बाद पंपिंग स्टेशन ने जलापूर्ति भंग कर दी गई है। वहां पर आपूर्ति करने वाली पाइपलाइंस को नुकसान हुआ, जबकि मिकोलाइव और उसके आसपास के इलाकों की बिजली चली गई। रूसी हमले के चलते कई शहरों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी भंग। व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि तेल पर पश्चिम की मूल्य सीमा पर रूस की प्रतिक्रिया से उसे आश्चर्य नहीं हुआ। प्रवक्ता कराइन जीन पियरे ने कहा कि समय के साथ सीमा को समायोजित किया जा सकता है। उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर रॉय कूपर ने बिजली के 2 सब स्टेशंस पर हुई गोलीबारी के बाद नए स्तर के खतरे की चेतावनी दी, जिससे लगभग पूरी काउंटी ठंड के अंधेरों में डूब गई। मूर काउंटी के स्कूल आज दूसरे दिन बंद रहेंगे और 38,000 से ज्यादा घरों में भी अभी बिजली के बिना रात के तापमान के बीच उन्हें ऐसे ही रहना होगा। कांगो के किशिशे शहर में पिछले सप्ताह हुए नरसंहार में 272 लोगों की मौत हो गई। ये इलाका क्षेत्रीय राजधानी गोमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार ने जानकारी दी कि मरने वालों की संख्या पिछले अनुमान के मुताबिक 50 गुना बढ़ गई। कांगो की सरकार ने M23 विद्रोही समूह पर नरसंहार का आरोप लगाया। हालांकि विद्रोही समूह ने इसका खंडन किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले हफ्ते 29 नवंबर को किशिशे में हुए M23 और स्थानीय मलेशिया के बीच संघर्ष के दौरान बड़े नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इराक पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है और इसे केवल एक समान एकीकृत शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण से पराजित करने की जरूरत है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत मानता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई अभी मजबूत हो सकती है जब हम आतंक के गंभीर और अमानवीय कृत्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी प्रशासन ताइवान की स्थिति में किसी भी बदलाव के खिलाफ कांग्रेस के साथ काम करना जारी रखे हुए है। अमेरिका EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के शीर्ष अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज के पार्क में मुलाकात की और उनकी नवीनतम व्यापार वार्ता के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय आयोग ने व्यवहारिक और सकारात्मक काम किया। नेपाल के चुनाव आयोग ने 14 दिसंबर तक प्रांतीय और संसदीय चुनावों के अंतिम परिणाम घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी। सर्वाधिक मत पाने वालों की मतगणना पूरी हो गई। चुनाव आयोग अगले 10 दिनों में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। चुनाव अधिनियम के अनुसार इस बार वह चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के नाम सौंपेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार प्रतिनिधि सभा के 165 निर्वाचन क्षेत्रों और प्रांतीय विधानसभा के 330 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित कर दिए गए। 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया और प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को आसानी से 4-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। ब्राजील की तरफ से 4 गोल पहले हाफ में हुए। टीम के लिए विनिसियस जूनियर, नेमार, रिचार्लसन और लुकास ने गोल किए। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना शुक्रवार को क्रोएशिया से होगा। क्रोएशिया ने भी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अंतिम 16 के मुकाबले में क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। क्रोएशिया की टीम की जीत में गोलकीपर लिवाकोविच ने अहम भूमिका निभाते हुए शूटआउट में 3 पेनल्टी बचाई। इससे पहले निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर। आज प्री क्वार्टर फाइनल में फीफा में स्पेन का सामना मोरक्को से। स्पेन ने ग्रुप दौर में 1 जीत, 1 हार, 1 ड्रॉ के साथ जापान के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं ग्रुप दौर में मोरक्को ने 2 मैच जीते जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा था। एक अन्य मुकाबले में देर रात पुर्तगाल का सामना स्विट्जरलैंड के साथ होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मैच हुए। इसमें पुर्तगाल ने 9 में जीत हासिल की जबकि स्विट्जरलैंड को 2 मैच में जीत मिली, 5 मैच ड्रॉ रहे। सऊदी अरब के क्लब अल नस्र FC ने विश्व कप के बाद पुर्तगाल के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने के लिए एक बड़ी पेशकश की। माना जा रहा है कि अल नस्र रोनाल्डो को खरीदने के लिए हर साल 200 मिलियन यूरो खर्च करने को तैयार। भारत ने 2027 FC एशिया कप की मेजबानी में अपना नाम वापस ले लिया। AIFF ने कहा कि इस समय बड़े टिकट वाले इवेंट की मेजबानी करना उसकी प्राथमिकताओं में नहीं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 74 रन से हरा दिया। अंतिम दिन जीत के लिए मिले 343 रन के जवाब में पाकिस्तान की दूसरी पारी 268 रन पर सिमट गई।
पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। टीम के स्टार ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टोन चोटिल होकर पूरी सीरीज से बाहर, उनके दाहिने घुटने में चोट लगी। पहले वनडे में बांग्लादेश से मिली हार के बाद भारतीय टीम को एक और झटका लगा। आईसीसी ने पहले वनडे में स्लो ओवर रेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पर मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया। भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा को आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया। ये टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी 2023 तक होगा। मुक्केबाजी के पावर हाउस माने जाने वाली क्यूबा की महिला मुक्केबाज भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएंगी। क्यूबा ने महिला मुक्केबाजों को 60 साल से अधिक समय के बाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने की इजाजत दी। पुणेरी पलटन ने पटना पायरेट्स को 44-30 से हराकर प्रो कबड्डी लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुणे के लिए आकाश शिंदे ने 13 और मोहम्मद नबीब बख्श ने 9 अंक बनाए। साल के अंत में होने वाले BWF विश्व टूर फाइनल में खेलने जा रहे एकमात्र भारतीय HS प्रणॉय को कठिन ग्रुप मिला है। प्रणॉय को ग्रुप ए में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन के साथ रखा गया। पिक्चर्स के निर्देशक वैभव बंधु ने वेब सीरीज के दूसरे सीजन की घोषणा की, जिसमें पिछले कलाकारों के अलावा कुछ नए चेहरे भी होंगे। अभिनेता और होस्ट अभिलाष थपलियां अश्वनी अय्यर तिवारी की आगामी सीरीज फाड़ू में नजर आएंगे। हसल 2.0 विजेता MC स्क्वायर और बॉलीवुड अभिनेता ईशान खट्टर फीफा रैप एंथम के लिए साथ आए। वे फीफा विश्व कप 2022 को समर्पित एक वीडियो जारी करेंगे, जिसमें उन्हें फुटबॉल खिलाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है। तेलुगु और तमिल अभिनेत्री हंसिका मोटवानी और उनके लंबे समय के प्रेमी व्यवसायी सोहेल कतूरिया रविवार शाम जयपुर के मुंडोता महल में शादी के बंधन में बंधे। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार, जिनका फिल्मों में ये साल बहुत सफल नहीं रहा, हेरा फेरी 3 से फिल्मी दुनिया में वापसी कर रहे हैं। दुलकर सलमान के साथ सीता रामम से तेलुगु में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने कहा कि उनके लिए ये साल काफी शानदार रहा। हाल ही में रिलीज हुई अपनी स्ट्रीमिंग सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया का लुत्फ उठा रहे अभिनेता करण जाकर ने वास्तविक IPS अधिकारी अमित लोढ़ा के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। टीवी अभिनेत्री कविता बनर्जी को भाग्यलक्ष्मी शो में नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए अनुबंधित किया गया है। भारतीय रैपर शारुल और डी एविल, जिन्होंने आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म एन एक्शन हीरो के थीम सॉन्ग असली एक्शन चालू पर परफॉर्म किया। हैरिसन फोर्ड और हेलेन मिरन ने पहली बार 1986 में पीटर वीर की फिल्म द मॉस्किटो कोस्ट में पति पत्नी की भूमिका निभाई थी। अनुभवी अभिनेत्री ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि अभिनेता ने उन्हें फिल्म अभिनय के बारे में बहुत कुछ सिखाया। तो एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही, दीजिए इजाजत।